प्यारे बच्चों नमस्कार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेन समतल। तो आइए देखते हैं समतल क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है। पिक्चराइज यानी कि 3D है तो कुछ पिक्चर्स देख के क्लियर करेंगे। तो आपका समतल होता क्या है, प्लेन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि कोई भी सरफेस, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड ले लिया, तो कोई भी सरफेस अगर हम उसमें दो बिंदु लें और उन बिंदुओं को मिलाएं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो भी उसी सरफेस में लाई कर जाए, तो वो जो सरफेस होगा आपका, वो आपका प्लेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका एक पेपर है और हमारी ये इस तरह की अगर कोई सरफेस है, तो अब अगर हम इसमें दो बिंदु लें, एक इधर, और उन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, तो वो रेखा ऐसे जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो रेखा है वो इस सरफेस में लाई नहीं कर रही है। इस सरफेस में अगर वो लाई कर जाएगी तो वो आपका सरफेस प्लेन बन जाएगा। क्लियर। तो प्लेन की डेफिनेशन आपकी इस तरह की। डायग्राम आपको दिख भी रहा होगा, ये हमने कोई प्लेन बनाया है, इसके अंदर दो बिंदु लिए हैं पी क्यू और हमने उसको मिलाया। अगर मिलाने के बाद ये रेखा भी इसी सरफेस के अंदर आ जाए तो ये जो सरफेस है ये प्लेन बन जाता है। तो इसकी दो लाइनें लिख देते हैं। तो यदि किसी, ये हमने डेफिनेशन लिख दी है, वही सिंपल लैंग्वेज लिखी है कि अगर किसी प्रश्न में हम दो बिंदु लें और उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो भी उसी पूरी तरह उसी पृष्ठ में रहे, तो वो जो पृष्ठ है आपका समतल कहलाता है। तो ये दो लाइन आप याद कर लेना कि समतल, किसी भी सरफेस में अगर हम दो बिंदु लेते हैं और उनको मिलाने वाली रेखा उसी सरफेस में अगर लाई कर जाए तो वो आपका प्लेन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, समतल पर अगर हम अभिलंब की बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम आपको बताएं कि समतल पर अभिलंब क्या होता है तो वो भी देख लो आप। समतल पर अभिलंब, तो ये क्या होगा, कोई भी आप प्लेन ले लो, ये प्लेन हमने इसमें बनाया है कोई ABCD। तो अभिलंब की बात करें तो इस सरफेस के, इस प्लेन के ऊपर जो अभिलंब होगा वो ये वाली सारी डायरेक्शन होगी जो ये मार्कर की है। तो जितने भी होंगे ये बिंदु, तो जो भी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये है, एक ये हमने बनाया, तो ये सब जितने भी मार्कर लगे हैं ये इस प्लेन पर अभिलंब कहलाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी एक और होती है जो आपको याद रखनी है कि इस प्लेन के ऊपर जितने भी आपके अभिलंब होंगे वो आपस में समांतर होंगे। क्लियर। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर हम ये ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन मान लें और इसके ऊपर अभिलंब खींचे, कितने भी अभिलंब खींचो आपस में, तो ये सारे आपस में समांतर होंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी है, रेखा, ये हमने डायग्राम बनाया था तो इस पे दो हमने लंब ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, एक बिंदु P से एक Q से। तो ये हमारा ये इस तरीके से है PR और ये हमारा जो QS है वो इस डायरेक्शन में है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये जो प्लेन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इन्हीं की बात की गई है कि अगर रेखा PR और QS समतल पर लंब है तो इन्हीं को हम अभिलंब कहते हैं, इन्हीं को हम समतल के अभिलंब कहेंगे। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि जितने भी आपके अभिलंब होंगे सभी अभिलंब आपस में समांतर होंगे। इसके ऊपर आप कितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये जितने परपेंडिकुलर होंगे वो सारे के सारे आपस में समांतर होंगे। यहाँ पे हमने लिख भी दिया गया है, जो लाइन आपकी PR है, ये जो लाइन है PR वो QS के पैरेलल होगी। तो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका समतल का समीकरण की बात करते हैं। तो समतल का समीकरण क्या होगा, तो ये आपका समतल का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है। डायग्राम देख लो पहले। एक हमने प्लेन बनाया है, इस पे एक बिंदु P लिया, उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसका जो जनरल समीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। समतल का जो
व्यापक समीकरण है वो है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके a b c d ये क्या है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स है। और इसकी एक कंडीशन और है कि जो आपका a b और c ये तीनों के तीनों एक साथ 0 नहीं होंगे। यहां लिखा भी है कि ऑल a b c नॉट इक्वल टू 0। कोई एक 0 हो सकता है, आपका a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0, लेकिन एक साथ तीनों 0 नहीं होंगे। अगर एक साथ तीनों 0 हो गए a b c तो क्या बचेगा, d इक्वल टू 0, तभी आपका प्लेन का इक्वेशन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपका मेन इक्वेशन है इसका, जो आपको हमेशा याद रखना है। अब इसमें एक चीज और है कि ये a और b और c क्या है, ये और आपको याद रखना है। तो जो a b c है ये आपका प्लेन है, जो हमने इक्वेशन लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये तो इस प्लेन की समीकरण है। हमने इसके ऊपर एक ये परपेंडिकुलर बिंदु P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इस डायरेक्शन में दिखाया है 90 डिग्री पे। तो ABC क्या है, इस रेखा के डायरेक्शन रेशियो है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसी रेखा के होते हैं। तो ABC क्या है, जो हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके डायरेक्शन रेशियो है। यानी कि जो ये हमारी रेखा है PQ, इसके ये डायरेक्शन रेशियो है। हम यहां लिख भी देते हैं कि जो ABC है, ABC क्या है, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि आपको समतल का जनरल समीकरण याद रखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ABC आपके ABCD आपके कांस्टेंट है और ABC तीनों के तीनों एक साथ 0 नहीं होंगे। और ABC होते क्या है, ABC जो है इस समतल के अभिलंब, अभिलंब हमने बता दिया क्या होता है, जो भी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर उसके डायरेक्शन रेशियो है। ABC आपको याद रखना है समतल के नहीं है, समतल के ऊपर जो अभिलंब ड्रॉ आपने किया है, एक रेखा जो इसमें परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर? तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपको तो केवल ये इक्वेशन याद रखना है कि जो समतल का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये प्लेन किसी भी बिंदु से होके जाए, वो कहे मूल बिंदु से होके जा रहा है या किसी और बिंदु से होके जा रहा है, तो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो जब वो कह रहा है कि मूल बिंदु से होके जा रहा है तो x y z की जगह आप 0 0 भर दो। तो क्या आएगा यहां से, जैसे ही आप 0 0 पुट करोगे इसमें तो क्या होगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा d इक्वल टू 0। तो अब आपका जो समीकरण बनेगा क्या होगा कि यहाँ पे d इक्वल टू 0 रखो, तो अब आपका जो इक्वेशन बनेगा प्लेन का तो वो आ जाएगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तो ये इजीली से प्रूफ किया जा सकता है, अगर आपका जो समतल है अगर वो मूल बिंदु से होके जा रहा है तो उसमें d की वैल्यू 0 हो जाती है। तो वो सिंपल आपका बन जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम इसको और थोड़ा सा बता देते हैं कि एक ऐसे समतल का समीकरण याद करो जो एक बिंदु से होके जा रहा है। तो बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण। अब एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे, जो मेन इक्वेशन उसी का यूज करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब चूंकि ये जो प्लेन है इस बिंदु से होके जा रहा है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 बिंदु कहां से होके जाता है, x1 y1 z1 से होकर जाता है। तो क्या है, इसको संतुष्ट करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इसे संतुष्ट करेगा। तो क्या होगा, जहां भी आपका x1 y1 z1 है वहां ये बिंदु पुट करेंगे। तो a x1
तो ये इक्वेशन नंबर इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर ये बिंदु पुट किए तो ax1 y1 z1 प्लस डी इक्वल टू 0। फिर क्या किया हमने, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट किया, तो हमें एक इक्वेशन ये मिल जाएगी। क्योंकि जब हम इनको आपस में घटाएंगे तो d से d कट जाएगा, a इन दोनों में से a को बना जाएगा, इन दोनों में से b, इन दोनों में से c। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। तो ये आपका एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण है। अब वही बात आती है कि कितनी इक्वेशन याद करें, तो आपको मेन इक्वेशन तो ये याद रखनी है कि जो समतल का समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इसी से सारी चीजें कहता हो प्रूफ होगी। अगर वो कहता है मूल बिंदु से जा रहा है तो x y की जगह x y z की जगह मूल बिंदु भर देंगे 0 0। अगर वो कहता है एक बिंदु x1 y1 z1 से होके जा रहा है तो वही बिंदु फिर से उस इक्वेशन में भर देंगे, उन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो d कट जाएगा, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब एक बिंदु की बजाय वो कहता है कि तीन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं तीन बिंदु से। तो ये तीन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो ये था ऊपर आपका एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो इसको हम इसमें यूज कर लेते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण आपका a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तो हमने कोई प्लेन ड्रॉ किया है और उसके अंदर हमने 3 पॉइंट लिए हैं, a b और c, 3 बिंदु लिए हैं। तो इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण तो हमें पता लग गया। अब आपको यहाँ ये चीज नहीं कि अब यही वाला प्लेन इस बिंदु से होके जा रहा है तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी a x माइनस x2, यानी कि x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 आ जाएगा। फिर वो तीसरे बिंदु से होके जा रहा तो तीन इक्वेशन आ जाएगी, तीनों को सोल्व करके आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, अब चूंकि हमें प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d जो था वो हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो इस बिंदु से होके जा रहा है। अब यही वाला प्लेन जो इस बिंदु से होके जा रहा है, ये वाला प्लेन इससे भी होके जाएगा, इससे भी होके जाएगा। तो यहाँ ये वाली ये चीज अप्लाई कर दो कि ये जो प्लेन है, ये जो समतल है, पहला समतल जो फर्स्ट है, ये बिंदु किससे होके जा रहा है, दूसरे और तीसरे बिंदु से। ये जो हमारी इक्वेशन आ गई a x माइनस x1 एक बिंदु से जाने वाले, अब यही वाला प्लेन बाकी दो बिंदुओं को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये जो बिंदु है वो इसी प्लेन में है जो इससे होके जा रहा था। तो हमने लिखा है जो ये समतल फर्स्ट है, ये बिंदु x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से होके जाता है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारी इक्वेशन जो है वो ये है, तो जहां भी आपका x y z है वहां पे बिंदु भरेंगे। हमेशा यही करता है कि जहां भी आपका x y z है वहां बिंदु भरते हैं। तो सबसे पहले जब हम x2 y2 z2 फिल करेंगे तो यहाँ पे x2 आएगा, x2 माइनस x1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे y2 माइनस y1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे z की जगह z2 माइनस z1 एज इट इज रहेगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकेंड। उसके बाद थर्ड बिंदु लेते हैं x3 y3 z3, तो फिर से x की जगह x3, y की जगह y3 और z की जगह z3। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से आपके जो मेन अननोन थे ए बी सी उनको खत्म करना है, यानी कि उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड से ए बी सी को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव आप इस मेथड से भी कर सकते हो। एक मेथड तो ये है कि आप सेकंड और थर्ड को आपस में सॉल्व कर लो, जो भी आप दो इक्वेशन आपने सॉल्व करनी सीखी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। या फिर नया मेथड ये है कि अगर तीनों इक्वेशन को एक साथ लें और एबीसी को खत्म करें तो क्या करेंगे हम, जो एबीसी के जो कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट x माइनस x1, बी का कॉफिशिएंट y माइनस y1 और सी का कॉफिशिएंट z माइनस z1, तो यहां से इन तीनों इक्वेशन से कॉफिशिएंट उठा लेते हैं और इस सारणी में रख देंगे। तो सबसे पहले x माइनस x1, दूसरा है
y माइनस y1 और तीसरा है z माइनस z1। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन के आगे कोफिशिएंट। अब सेकंड के उठाएंगे तो ये आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये इसका है सी का कोफिशिएंट z2 माइनस z1। अब थर्ड इक्वेशन से एबीसी के कोफिशिएंट उठाएंगे x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z। इसे आप सोल्व कर लेना। तो यही जो आपका ये है, ये आपका तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण है। अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को तैयार करो, यही फॉर्मूला आप सीधे ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि तीन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, x में से घटाएंगे x1। तो याद इस तरह कर लो कि x1 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 घट रहा है, लेकिन पहले x में से, फिर x2 में से घटेगा, फिर x3 से। बाकी तीनों टर्म तो बनाई जा सकती है, x की जगह फिर y आ जाएगा और फिर x की जगह z आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ इनमें सिमेट्री दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखनी है कि पहले x माइनस x1, फिर x2 माइनस x1 और फिर x3 माइनस x1। या तो इस तरीके से याद कर लो, एक दो बार आप करोगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधे सीधे तीन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण आपको ये याद रखना है। और भी मेथड है कि आप यहीं पे इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपस में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले ए खत्म करके बी और सी की वैल्यू निकाल के यहां रखोगे, या इन दोनों से एबीसी की वैल्यू निकाल के यहां रखोगे। तो मेथड बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि आपने सारणिक निकालना सीखा है। तो सीधे सीधे एबीसी कोएफिशिएंट यहां रखो। ये जो इक्वेशन देगा ये सीधे सीधे आपको तीन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण देगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको समझ में आएगी। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, तीन बिंदु है 1 1 0, 1 2 1 और -2 2 -1 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो जो आपको एक जनरल समीकरण ने कहा था याद रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो उसमें सबसे पहले ये वाला बिंदु भरेंगे, फिर ये, वहां से तीन इक्वेशन यानी कि चार इक्वेशन वहां से आपको मिल जाएगी। एक तो जनरल है और तीन इनसे बन जाएगी। उन चार इक्वेशन को आपको आप सॉल्व करके ABCD खत्म करके जो इक्वेशन फाइनल तैयार होगी वही आपका समतल का समीकरण है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये हमने लिखा भी है, तीन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ये होगा x माइनस x1। तो जो आपके बिंदु है तो ये आपका x1 y1 z1 ये वाला बिंदु, दूसरे बिंदु को x2 y2 z2, तीसरा x3 y3 z3। इन्हें इस तरह से लिख लेना, अलग साइड में लिख के, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया है यहाँ ये बिंदु रख के इनकी वैल्यू लिख लेना x1 y1 z1। अब इस जो इक्वेशन है उसे लिखेंगे, उसमें फिर बिंदु भरेंगे। तो x माइनस x1 कितना है 1, तो x माइनस 1 आ गया। y1 की x माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 1, z1 की वैल्यू कितनी है 0। फिर x2 माइनस x1, तो ये वाली चीजें तो सेम रहेगी, यानी कि -1 तो सेम रहेगा, -1 1 ये वाली तो चीजें सेम रहती है क्योंकि x1 y1 z1 आपको केवल ये लिखना है। अब आपको x2 लिखना है। x2 की वैल्यू कितनी है 1, x3 की वैल्यू कितनी है -2। ऐसी आपकी y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 2, z2 की वैल्यू 1 और z3 की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। तो ये अब आपका सारणिक है, इसे थोड़ा सोल्व कर लिया। x माइनस 1 y माइनस 1 z, दूसरा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1। तो ये 3 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि -2 -1 2 माइनस 1 1 और ये आ जाएगा -1। अब आपका ये सारणिक है। सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट x माइनस 1 लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छुपा लेंगे। तो आपका ये बचेगा 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1 इंटू इनकी, यानी कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर माइनस इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर हम यहां लिख देते हैं 1 इंटू -1 इन दोनों की और माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। फिर ये वाला लिया जाता है माइनस का,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छुपेंगे, तो इसकी और इसकी होगी, इसकी और इसकी हो जाएगी। थर्ड फिर y को थर्ड कॉलम छुपाएंगे, रो छुपाएंगे, तो 0 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 ये बराबर 0। इसे हमने थोड़ा सोल्व किया, x माइनस 1 ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएंगे, माइनस के y माइनस 1 ये आपका 0, ये प्लस के 3 हो जाएंगे। उसके बाद z ये 0 माइनस माइनस 3, तो z भी आपका प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इसको आप सोल्व कर लेना, -2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई जोड़ घटा करने के बाद आपकी ये इक्वेशन, फिर माइनस के 2x है तो माइनस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है -2x प्लस 3y माइनस के 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद है, अच्छा होगा अगर आप इस इक्वेशन याद कर लो, क्योंकि 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका समतल का लंबरूपी समीकरण। समतल का हमने एक समीकरण तो आपने देख ही लिया, जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, वही आपको मेन याद भी रखना है। अब प्लेन के कई सारे रूप और हैं, तो उनमें से एक रूप है उसका लंबरूपी यानी कि नॉर्मल फॉर्म। उसी इक्वेशन को अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखनी है तो कैसे आई ये आपको नहीं जानना, डायरेक्ट आपको केवल ये इक्वेशन याद रखनी है कि Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। ये अगर आपका इस फॉर्म में लिखा है तो ये इसकी लंबरूपी फॉर्म है यानी कि नॉर्मल फॉर्म है। इसमें P क्या है, जो आपका प्लेन है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है P। कहीं भी आपका प्लेन होगा तो अगर हम मूल बिंदु से उस पर लंब डाल दें तो मूल बिंदु से जो उस प्लेन तक की दूरी है उसको हमने P कहा है। क्लियर? अब उसके बाद हम देख लेते हैं LMN क्या है। फिर तो LMN क्या है, अब ये जो हमने लंब डाला ये कोई एक रेखा ही होगी, उसके डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कि इसकी जो है डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर? तो यहां पे हमने लिखा भी है P क्या है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है, लंब दूरी है, और LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है लंब OA की। तो ये जो आपका ये जो परपेंडिकुलर है OA उसके डायरेक्शन कोसाइन है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर वो कहता है कि समतल का लंबरूपी समीकरण लिखो, एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा P क्या है और आपका LMN क्या है। ये इक्वेशन जब याद रखोगे तो इसमें आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, फिगर माइंड में आ जाना चाहिए कि LMN क्या है। यहां पे आप समझ सकते हो कि अगर हमने कोई प्लेन लिया है और उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से जो इसकी डिस्टेंस है, ये सपोज ऊपर का जो पॉइंट है इसका ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब की जो लंबाई है यानी कि जो इसकी जो लेंथ है वो तो आपकी P हो गई, और LMN क्या हो गए, इसी लंब के ये जो आपकी लाइन है जो हमने परपेंडिकुलर डाला है इसके डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर? LMN। तो बस आपको ये फॉर्मूला इसकी इक्वेशन यानी कि प्लेन की याद रखनी है। इसके बाद इसकी दूसरी इक्वेशन समतल की कि अंतःखंड रूपी समीकरण बताओ। क्लियर? यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये एक ऐसा प्लेन है जो तीनों एक्सिस से होके जा रहा है। अगर आप देखो ये हमने एक डायग्राम बनाया है, ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस डायग्राम को आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे कि हमने ये लिया है एक्स, वाई और जेड। ठीक है? तो ये जो हमने डायग्राम बनाया, एक प्लेन ऐसा लेना है जो इसके ऊपर ऐसे रखा है। ये जो हमारा हाथ है, हम ये देखो तीनों से होके जा रहा है। एक पेपर से समझ लेंगे। ये जो हमने प्लेन बनाया है इंटरसेप्ट, ये वाला प्लेन है। तो ये जो प्लेन है कहीं ना कहीं एक्स को, वाई को और जेड को काट रहा है। तो वो हमने इस डायग्राम में दिखाया कि ये जो प्लेन है एक्स एक्स को तो बिंदु P पर, और जो उसकी डिस्टेंस है A है, और यही प्लेन वाई एक्स को Q पर, उसकी डिस्टेंस हमने B मान ली मूल बिंदु से, और जेड एक्सिस को R पे काट रहा है, उसकी डिस्टेंस हमने C मान ली। तो अब क्या होगा,
जब ये डिस्टेंस a है तो वही कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स एक्स पे तो वो a चला है, बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है a 0 0। दूसरा q के ये y एक्स पे तो पहला कोऑर्डिनेट x का 0 रहेगा, y की वैल्यू b और c की वैल्यू 0, z एक्स पे नहीं चले इस पे, सेम इसी तरह z एक्स पे 0 0 c। तो आपको याद रखना है जो a b c है वो क्या है, इस प्लेन के द्वारा x y z एक्सिस पर कटे अंतःखंड। क्लियर, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई पूछे इसमें a b c क्या है, तो इस प्लेन ने x y z एक्सिस पर जो अंतःखंड काटे हैं, यानी कि जो अंतःखंड इसने काटे हैं उनकी लंबाई है। अब इसका समीकरण क्या है, समीकरण है इसका x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है कि अगर वो ये कहता है कि समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण ज्ञात करो, तो वो आपका होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। अब इसमें भी बात वही करेंगे कि आपका a क्या है, b क्या है, c क्या है, वो हमने आपको बता दिया है। a क्या है, प्लेन के द्वारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड, b क्या है, प्लेन के द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड, और c क्या है, प्लेन के द्वारा कटा z एक्सिस पर अंतःखंड। तो ये हमने लिख दिया है, a क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, और c क्या है, z अक्ष पर कटा अंतःखंड। अब इसका यूज क्या है, एक एग्जांपल से हम समझ लेंगे कि x अपॉन a b c, कभी वो क्या करता है कि आपकी प्लेन की इक्वेशन देगा और वो कहता है कि x y z अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, इसमें लिखा है समतल का समीकरण जो है x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 12 से निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात करने हैं, मीन्स आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे वो देखो, तो ये इक्वेशन हमने यहां लिखी है x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 12। तो आपको करना क्या है, जो आपका राइट साइड में यहाँ पे 1 बनाना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 आनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 12 है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को जब 12 से डिवाइड किया तो यहाँ x अपॉन 12 आया, माइनस के 2y अपॉन 12, 2 से 12 कट जाएगा 6, माइनस के 2z अपॉन 12 यानी कि 6, और इधर आ गया 1। तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई, x अपॉन 12 प्लस y अपॉन माइनस 6 प्लस z अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे प्लस का साइन भी बनाना है, प्लस प्लस होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू माइनस 6। तो इसका ये यूज था इंटरसेप्ट फॉर्म में। वो कभी कभी कहता है कि ये जो प्लेन है, जो भी इक्वेशन गिवन है, वो अक्षों को जो काटनी है उनकी लेंथ कितनी है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट में लिख के बता दें।